हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सुरेश अंगड़ी जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो सुरेश अंगड़ी जी एक पॉलिटिशियन थे और ये पहले केंद्रीय मंत्री यूनियन मिनिस्टर थे जिनका कि कोविड-19 के कारण निधन हो गया, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कौन से मंत्री थे, तो ये केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। ये कर्नाटक के बेलगावी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम मैगजीन की वार्षिक सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। तो टाइम मैगजीन के द्वारा जो है हर एक साल वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की सूची जारी की जाती है। तो इसमें से कितने भारतीय हैं 100 लोगों में से। तो इस बार 5 भारतीयों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन है? नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना। फिर कैम्ब्रिज के प्रोफेसर हैं रविंद्र गुप्ता। अब रविंद्र गुप्ता के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि ये HIV के इलाज के लिए काम कर चुके हैं। जो स्टेम सेल और जीन म्यूटेशन के द्वारा HIV का क्योर कैसे किया जाता है, इस पर रविंद्र गुप्ता काम कर चुके हैं सक्सेसफुली। फिर सुंदर पिच्चई जो कि गूगल के CEO हैं। और लास्ट बिल्किस बानो। बिल्किस ये 80 साल से ऊपर की हैं जिन्होंने CAA और NRC का विरोध किया था शाहीन बाग में। बिल्किस दादी भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा किसी किसी न्यूज़ में। तो इसमें 5 लोगों को शामिल किया गया, इन पाँचों का नाम आप ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 यानी कि विश्व समुद्री दिवस 2020 कब मनाया गया। तो वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 ये दिवस मनाया गया 24 सितंबर को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 2020, यानी कि ये हर एक साल सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है। सितंबर महीने के लास्ट गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार को मनाया जाता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे हर एक साल। अभी आपको पता होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक ने दुनिया के 2 मिलियन सी फेरर्स के बलिदान पर प्रकाश डाला गया है। इसमें वर्ल्ड मैरीटाइम डे में ये बताया गया कि 2 मिलियन जो सी फेरर्स जो हैं उन्होंने कैसे कोविड-19 में भी अपना बलिदान दिया है काम करके। कोविड-19 में भी शिपिंग ने विश्व व्यापार का 80% से ज़्यादा अधिक परिवहन जारी रखा। जैसे कि चिकित्सा की आपूर्ति हो गई, भोजन की आपूर्ति हो गई, बहुत सारे देशों में भोजन पहुंचाया गया पैंडेमिक के बावजूद भी। और इस बार वर्ल्ड मैरीटाइम डे का 2020 का थीम क्या था? सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लेनेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए इनका नाम है मोहम्मद हुसैन रुबल। मोहम्मद हुसैन रुबल, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इनसे पहले कौन थे PM? तो हसन अली खैरे। हसन अली खैरे। फिर वहीं पे अगर बात करें हम सोमालिया के प्रेसिडेंट के बारे में, तो सोमालिया के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, या फिर इन्हें मोहम्मद अब्दुल्लाही फारमाजो के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रेसिडेंट हैं और ये अभी प्रेजेंट टाइम पे सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं मुस्तफ़ा अदीब, तो कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? मुस्तफ़ा अदीब। लेकिन ये कैबिनेट को फॉर्म करने में, कैबिनेट को बनाने में, कैबिनेट का गठन करने में विफल रहे, इसीलिए इनके द्वारा भी इस्तीफ़ा दे दिया गया है। आपको पता होगा कि लेबनान की कैपिटल बेरूत में अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में बहुत ही भयंकर ब्लास्ट हुआ था जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मारे गए और हज़ारों लोग घायल हुए थे। जिसके बाद हसन दियाब, जो कि उस समय जिस समय ये ब्लास्ट हुआ था, हसन दियाब थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर लेबनान के। तो उनके इस्तीफे के बाद मुस्तफ़ा अदीब को बनाया गया था नया प्राइम मिनिस्टर लेबनान का, और अब इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन निकल गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो SP बाला सुब्रमण्यम ये एक सिंगर थे, वेटरन सिंगर।
ये ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो ये याद होंगे वो याद होंगे सलमान खान की आवाज़ को देने के लिए, एसपी बाला सुब्रमण्यम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन यानी कि टोटल एलिमिनेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि परमाणु हथियार जो है, न्यूक्लियर वेपन जो है, उसका यूज़ और उसका जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से बंद हो जाए, कहीं भी इसका यूज़ ना हो। क्योंकि परमाणु हथियार का उपयोग कितना दर्दनाक होता है ये तो सभी को पता होगा, हिरोशिमा और नागासाकी अटैक के बारे में, कि वहाँ पे 2 एटम बम गिराने से 2 लाख से ज़्यादा लोग तुरंत मर गए, इमीडिएट। तो ये परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ये हर एक साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर को हर एक साल ये दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड एसर इंडिया ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी। तो आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 5 राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में है, और कहाँ पे, किस एयरबेस पे इसको शामिल किया गया, अंबाला एयरबेस पे। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी जिन्होंने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया। तो ये बनी है शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह। और शिवांगी सिंह से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट कौन बनी थी। तो इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट बनी थी शिवांगी सिंह ही। वहीं पे जो आप ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में देख रहे हैं, भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह, तो ये तीनों भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों भारत की पहली महिला फाइटर, मतलब एक साथ ही ये तीनों बनी फाइटर पायलट, पहली महिला फाइटर पायलट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस ये किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे ये हर एक साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। और कोविड-19 के कारण टूरिज्म सेक्टर जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। टूरिज्म सेक्टर के जॉब पर लगभग 10 से 12 करोड़ लोगों के जॉब पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ा है। इनडायरेक्टली इफेक्ट आप समझ सकते हैं, ये 30 करोड़ तक है, और लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है। और आपको पता होगा कि जो लोग जिनको घूमना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पसंद था, वो लोग भी अब डर रहे हैं कि कहीं अभी लगभग 1-2 साल तक घूमा नहीं जाए, क्योंकि 1-2 साल तक तो कोविड रह नहीं वाला है, कोरोना वायरस का प्रभाव जो है वो रह नहीं वाला है। और इस बार इसका थीम क्या था वर्ल्ड टूरिज्म डे का, रीबिल्डिंग टूरिज्म इन अ सेफ, इक्विटेबल, क्लाइमेट फ्रेंडली वे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का किस राज्य में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यानी कि ये एक स्वदेशी रूप से विकसित न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, और इसका नाम क्या है, पृथ्वी 2 मिसाइल। तो इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किस स्टेट में किया गया। उड़ीसा में किया गया। एक तो स्टेट अगर पूछा जाए तो उड़ीसा, और अगर जगह पूछा जाए कि कहाँ पे किया गया तो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, वहाँ पे किया गया। और इस पृथ्वी 2 मिसाइल ने 350 किलोमीटर की दूरी तय की, और इसे रात में टेस्ट फायर किया गया सक्सेसफुली। और यह मिसाइल जो है 500 से 1000 किलो तक वारहेड ले जाने में भी सक्षम है। मिसाइल का उपयोग क्या है, अब रॉकेट बना दिया और रॉकेट को कहीं भी भेज देंगे, वहाँ पे जाके ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन रॉकेट का उपयोग तब होगा जब उसमें हम वारहेड जो कह सकते हैं, जो वारहेड जब तक उसमें हम नहीं रखेंगे तब तक उसका क्या यूज़ होगा। जो अटैक जो होते हैं तो रॉकेट में वारहेड रखेंगे तभी तो कुछ अटैक का कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पृथ्वी 2 मिसाइल जो है 500 से 1000 किलो तक वारहेड ले जाने में भी सक्षम है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माली के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो माली के नए राष्ट्रपति बने हैं बाह नेडाओ। बाह नेडाओ, तो ये नए प्रेसिडेंट बने हैं माली के। वहीं पे अगर हम बात करें कि माली के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो इनका नाम है मोक्टर वैन। मोक्टर वैन। और माली की कैपिटल क्या है, बामाको। बामाको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए, सभी तक सूचना की पहुंच हो, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये दिवस हर एक साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। और अभी कोविड-19 के समय में कितनी सारी फेक न्यूज़ चल रही है। तो फेक न्यूज़ तो छोड़ दी, फेक न्यूज़ तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, और उसमें भी कोविड-19 के समय में। तो कोविड-19 के समय में इस बात पर भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि सभी लोगों तक जो यूनिवर्सल एक्सेस हो इन्फॉर्मेशन की, और वो भी सही इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, सेविंग लिव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट, ब्रिंगिंग होप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री के एमिर शेख सबाह अल अहमद अल सबाह का निधन हो गया। हाल ही में किस कंट्री के एमिर, एमिर जो है ये एक अरेबियन वर्ड है, इसका मतलब होता है मिलिट्री कमांडर या चीफ, या फिर कहें राजा, शेख। तो किस कंट्री के एमिर शेख सबाह अल अहमद अल सबाह का हाल ही में निधन हो गया। तो ये किस कंट्री के एमिर थे? ये थे कुवैत के एमिर। कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी, और इनका निधन यूएसए में हुआ। ये 91 वर्ष के थे। तो कुवैत के नए एमिर कौन बने हैं? लिख लीजिए, पूछा जाएगा कि कुवैत के नए एमिर कौन बने हैं। शेख नवाफ अल अहमद सवाह। शेख नवाफ अल अहमद सवाह बने हैं नए एमिर कुवैत के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। तो नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। और इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ एक म्यूज़ियम का भी उद्घाटन किया गया। तो ये म्यूज़ियम पे क्वेश्चन पूछा सकता है, जिसमें एक म्यूज़ियम को गंगा को समर्पित एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, गंगा अवलोकन। गंगा अवलोकन, जो कि कहाँ बनेगा, हरिद्वार में चंडी घाट पर। हरिद्वार में बनेगा चंडी घाट पर। और नरेंद्र मोदी ने इसी दिन एक बुक भी लॉन्च किया। इसी उद्घाटन के समय एक बुक भी लॉन्च किया। इस बुक का क्या नाम था, यहाँ पे लिख लीजिए कहीं पे, रोइंग डाउन द गंगाज। रोइंग डाउन द गंगाज, ये ध्यान रखिएगा। और ये बताया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि 2014 में जो उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो क्षमता थी वो थी 61.5 MLD, यानी कि मिलियन लीटर पर डे। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता थी। और 2020 में इसे बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा, 214.5 MLD हो जाएगी। और इसमें जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें से 3 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को वर्ल्ड बैंक के द्वारा फंड दिया जाएगा। जैसे कि ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ कहाँ बन रहे हैं, जगजीतपुर में 68 MLD यानी कि मिलियन लीटर पर डे। फिर हरिद्वार में, ऋषिकेश में। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने MLD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पे लगाया गया है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कितने मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो क्षमता जो है वो कितने से कितने हो जाएगी। तो जो इम्पोर्टेंट बातें थी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से और मेगा प्रोजेक्ट से, उन सारे बातों को मैंने आपको बता दिया। सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण, यानी कि फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन पर जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जाता है हर एक साल 29 सितंबर को।
29 सितंबर को। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दिवस पहली बार मनाया गया है कि किस तरह से फूड लॉस को कम किया जाए। और अभी आपको पता होगा कि बहुत लोगों की नौकरी चली गई है, जो मज़दूर लोगों की जो संख्या जो थी, अम, जो आपने इंडिया में भी देखा होगा और पूरे वर्ल्ड में जो मज़दूर लोग जो हैं वो पूरी तरह से बेरोज़गार हो गए हैं, खाने के लिए तक ललायत हैं। तो उसी तरह से फूड लॉस को कैसे कम किया जाए, वेस्ट को कैसे जो अपशिष्ट न्यूनीकरण है उस पर कैसे जागरूकता बढ़ाई जाए, उसके लिए ये दिवस मनाया गया पहली बार 29 सितंबर को। और इस बार इसका थीम क्या था? स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनडीपी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सोनू सूद। अब सोनू सूद ने प्रवासी मजदूर के लिए कोविड-19 पैंडेमिक में लॉकडाउन के दौरान कितना काम किया ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मज़दूरों को पहुंचाने के लिए बस से, ट्रेन से, यहाँ तक कि फ़्लाइट भी बुक की उन्होंने। उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर है वो डायरेक्ट उपलब्ध करवाया कि कोई भी मज़दूर भूखा ना रहे, कोई भी मज़दूर अगर घर जाना चाहता है तो वो पैदल ना जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स का आयोजन किया गया? जिमेक्स 2020 का आयोजन किया गया। ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है और इसका आयोजन हर 2 साल पर किया जाता है। जैसे 2018 में कहाँ पे किया गया था? विजैग यानी विशाखापट्टनम में। और इस बार कहाँ पे किया गया? तो इस बार भी इंडिया के तट पे ही किया गया, नॉर्थ अरेबियन सी में। और ये एक्सरसाइज जो है इंडिया और जापान के बीच आयोजित की जाती है हर 2 साल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो ये राज्य है केरला। गैर संचारी रोग कहने का मतलब है कि जो रोग एक से दूसरे में ना फैले। जैसे कि कोविड क्या है? कोविड-19 जो है, कोरोना वायरस जो है, ये कम्युनिकेबल है, यानी कि ये तो कहीं छूने से कोई अगर छींक दिया है वहाँ पे आप 10 मिनट बाद भी जाओगे, और अगर ड्रॉपलेट्स का साइज बड़ा है और अगर एरोसोल अगर बना लेता है तो भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि लंग डिजीज़, कैंसर, इसकी रोकथाम के लिए, इसके नियंत्रण के लिए किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? केरला ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला का जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है, ये वर्ल्ड के 7 मिनिस्ट्री में से एक है जिसे ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है पीडी वघेला। और पीडी वघेला ने किनका स्थान लिया? आरएस शर्मा का स्थान लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हार्ट डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हार्ट डे 29 सितंबर को मनाया जाता है हर एक साल। और अभी हार्ट का केयर करना जो है पहले से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कोविड-19 के समय में। और इस बार इसका थीम क्या है? वर्ल्ड हार्ट डे का हैशटैग यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की एकमात्र महिला सीएम सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया? तो ये किस राज्य की एकमात्र महिला सीएम अभी तक रह चुकी हैं? तो ये रह चुकी हैं असम की एकमात्र महिला सीएम। तो ये ध्यान रखिएगा। और इनका निधन जो है कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अभिलाष का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अभिलाष एक लिरिसिस्ट थे या फिर कह सकते हैं कि ये एक सॉन्ग राइटर थे। और इन्होंने 1986 में एक फिल्म आई थी अंकुश, तो इस पर अंकुश के फिल्म में इन्होंने गीत लिखी थी इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो इन्हें इस गाने के लिए जाना जाता है जिसका कि 8 भाषाओं में अनुवाद किया गया था। और ये जो गीत जो है इतनी शक्ति हमें देना जाता, बहुत सारे स्कूलों में इसको प्रेयर के रूप में भी यूज़ किया जाता है अभी भी। और इस
अंकुश फिल्म की जो एक्ट्रेस थी आशा लता, तो इनका निधन भी 5 दिन पहले हो गया इनके निधन से। अभिलाष के निधन से 5 दिन पहले आशा लता जी का निधन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 क्रूसेडर अवार्ड 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय ब्यूरोक्रेट नौकरशाह कौन बने? तो इनका नाम है इकबाल सिंह चहल। इकबाल सिंह चहल बीएमसी के कमिश्नर हैं और मुंबई में कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने में अहम भूमिका निभाने के लिए यह अवार्ड इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा दिया गया है इकबाल सिंह चहल जी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 3 साल में राज्य को झुग्गी मुक्त यानी कि स्लम फ्री बनाने के लिए एक झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम यानी कि स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है ओडिशा सरकार के द्वारा। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और इन्होंने ये निर्णय लिया है कि 3 साल में उस राज्य में जो झुग्गी है उसको स्लम फ्री बनाया जाएगा, उस एरिया को स्लम फ्री बनाया जाएगा, उसमें रह रहे लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जाएगा, उनके जीने के स्तर को बेहतर बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बुके ऑफ फ्लावर्स इस पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है? तो इनका नाम है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना और ये इनकी 9वीं बुक है, 9th बुक है। और इस बुक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इस बुक को लॉन्च किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और डॉक्टर कृष्णा सक्सेना ये यूपी की पहली महिला हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी कर रखी थी 60 साल पहले, और भारत की भी बहुत ही कम महिलाओं में से एक थी जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी करा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टीम ने किंग्स 11 पंजाब को हराने के लिए आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? यानी कि रन चेज का सबसे आईपीएल हिस्ट्री में अभी तक जो रिकॉर्ड जो है वो किस टीम ने बनाया किंग्स 11 पंजाब को हराकर? तो इस टीम का नाम है राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स। और आपको बता दूं कि इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये आई थिंक 218 रन के चेज का था। और किंग्स 11 पंजाब के द्वारा 223 रन बनाए गए थे 2 विकेट गंवाकर 20 ओवर में। वहीं पे राजस्थान रॉयल्स ने 226 रन बना दिए 6 विकेट गंवाकर 19.3 ओवर में ही। और एक रिकॉर्ड और बनाया गया 5 ओवर में 86 रन का रिकॉर्ड, लास्ट 5 ओवर में 86 रन का रिकॉर्ड भी इसी दिन बना। तो इन दोनों रिकॉर्ड के बारे में आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला तट रक्षक एकेडमी यानी कि फर्स्ट कोस्ट गार्ड एकेडमी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पहले देखिए ये किस स्टेट में स्थापित किया जाना था? केरला में। लेकिन फिर इसे कहाँ पे अब स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया? कर्नाटका में। तो कर्नाटका में किस शहर में? मंगलुरु में। मंगलुरु में इसकी स्थापना की जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो यह है 75वीं सत्र को संबोधित किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र में क्या भाषण दिया? बहुत ही अच्छा भाषण था एक तरह से माना जाए तो। इन्होंने यूएन में रिफॉर्म्स की बात कही कि यूएन में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। एक तरह से यूएन की आलोचना भी की कि कोविड-19 में यूएन का अभी तक का जो रिस्पॉन्स है, जो रोल है वो सही है। आपको पता हो कि WHO भी यूएन की ही एक एजेंसी है। वहीं पे आतंकवाद से निपटने में यूएन के रोल पर भी सवाल उठाए गए। और इंडिया जैसे देश को यूएन के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से कब तक बाहर रखा जाएगा? इंडिया को क्या यूएन का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाएगा? कब तक नहीं बनाया जाएगा? इस पर भी जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये बहुत ही अच्छा स्पीच था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूएन के 75th जनरल असेंबली में। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम जनरल असेंबली की बात कर रहे हैं।
तो चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में, पहला क्वेश्चन है आज का, कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए, मैं हर रोज़ बताता हूँ कि यूएन का हेडक्वार्टर और यूएन के जो डायरेक्टर जनरल हैं या फिर सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने 22,000 करोड़ से अधिक का टैक्स आर्बिट्रेशन केस जो है वो जीत लिया है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का नाम है वोडाफोन। और ये केस जो है कहाँ पे जीता है, ये केस जीता गया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द हेग में। और ये जो कोर्ट है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये कॉमर्शियल डिस्प्यूट को सुलझाती है। और द हेग में ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बहुत बार स्टैटिक जी के में पूछा जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नीदरलैंड द हेग में। तो ये ध्यान रखिएगा। और जो वोडाफोन के द्वारा जो हच को जो खरीदा गया था उसमें बताया गया था कि ये जो डील जो है ये अनफेयर डील है और बहुत सारा जो पैसा जो है वो बचा लिया गया है, जो टैक्स के रूप में जो दिया जाना था वो उसे ब्रिज कर दिया गया है। तो उसी पे इंडियन गवर्नमेंट ने केस किया था, जिस केस को कि वोडाफोन के द्वारा जीत लिया गया था। 7900 की पेनल्टी थे इस केस में वोडाफोन पे, और 12,000 करोड़ की, अप्रॉक्स 12,000 करोड़ की इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ी हुई थी। तो इस केस को वोडाफोन ने जीत लिया। और अब वोडाफोन जो है अब किस नाम से जाना जाता है, वोडाफोन और आइडिया मिलने के बाद वीआई। तो ये केस जो है बस वोडाफोन के द्वारा ही जीता गया है, ये बस आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जसवंत सिंह का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो जसवंत सिंह एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर भी थे, ये एक मेजर थे आर्मी में, और ये एक पॉलिटिशियन भी थे, यानी कि इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। और ये ध्यान रखिएगा। और ये 3 मंत्री भी रह चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, विदेश मंत्री भी रह चुके थे और वित्त मंत्री भी रह चुके थे। आपको अगर याद हो तो कंधार हाईजैक जो हुआ था 1999 में, उसमें 3 आतंकवादी को छोड़ने पर जो बात हुई थी, तो तीनों आतंकवादी को यही लेकर गए हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 2009 में जो एक बुक इनकी आई हुई थी, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस, ये बुक आई हुई थी इनकी। तो इस बुक को लॉन्च करने के बाद बीजेपी से इन्हें निष्कासित कर दिया गया था, फिर इनके द्वारा ज्वाइन कर लिया गया बीजेपी को, लेकिन 2014 में फिर से ये बीजेपी से अलग हो गए और 2014 से ही लगभग ये कोमा में है, कोमा में थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रशियन ग्रां प्री 2020 किसने जीती। ये हम बात कर रहे हैं F1 कार रेस के बारे में। तो रशियन ग्रां प्री 2020 जो है ये जीती गई है वाल्टेरी बोट्टास के द्वारा, वाल्टेरी बोट्टास के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इस ऋण की मंजूरी दी गई है राजस्थान के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला फिलीपींस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 89th, 181 देशों में। यानी कि इसमें देखा जाता है कि आपदाओं से निपटने की किसी भी देश की क्षमता किस तरह से है। तो इसमें 89th रैंक पे दिया गया है इंडिया को रैंक। वहीं पे फर्स्ट नंबर पे कौन सा कंट्री है, यानी कि सबसे अच्छे तरीक़ों से आपदाओं से कैसे निपटता है कोई कंट्री, तो सबसे पहले नंबर पे है कतर, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में डीन जोन्स का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो डीन जोन्स एक क्रिकेटर थे, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, ये कोच भी थे और ये एक कमेंटेटर भी थे, बहुत ही अच्छे कमेंटेटर भी थे। और इनका निधन कहाँ पे हो गया, मुंबई में हो गया। ये IPL 2020 के लिए स्टार स्पोर्ट्स के कमेंट्री टीम का हिस्सा थे, इसलिए मुंबई में थे और इनका निधन इसलिए मुंबई में हो गया। तो ध्यान रखिएगा, डीन जोन्स ये क्रिकेट से संबंधित व्यक्ति थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 विशिष्ट
अवसंरचना के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने की सीमा को 35% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया गया है। यानी कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है वो पहले कितनी थी 25%। कोई भी स्टेट इससे ज़्यादा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को खर्च कर सकती है, 25% ज़्यादा नहीं। तो इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया था बाद में 35%, और इसे बढ़ाकर अभी हाल ही में कितना कर दिया गया है 50%। यानी कि कोविड-19 से लड़ने के लिए, ये भी एक आपदा ही है, तो कोविड-19 से लड़ने के लिए कोई भी राज्य 50% तक आपदा कोष से खर्च कर सकती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए हो या फिर टेस्टिंग बढ़ाने के लिए हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ट्विंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा सकता है कि UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा भारत के लिए ग्रीन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो दोनों कोई भी क्वेश्चन हो, इसका आंसर क्या होगा, खुशी चिंडालिया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाएंगी और पर्यावरण संरक्षण में भारत के योगदान पर चर्चा करेंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पापुआ न्यू गिनी के एक स्वायत्त क्षेत्र यानी कि ऑटोनोमस रीजन बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। तो बोगेनविल के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं इस्माइल तोरेमा। और वहीं पे अगर हम बात करें पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी, तो जेम्स मैरेप। तो चलिए अब 3-4 न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं, और जितने सारे न्यूज़ हैं वो सारे न्यूज़ सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा 2019-20 अवार्डों की घोषणा की गई है, और इस अवार्ड में जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, गुरप्रीत सिंह संधू को। वहीं पे वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है, संजू यादव को। तो इन दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा। फिर दूसरे न्यूज़ के पर बढ़ते हैं। तो दूसरा न्यूज़ है कि ऑल 32 एक्यूज इन बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस एक्विटेड। यानी कि जो बाबरी मस्जिद को जो गिराने पर जो केस चल रहा था 32 लोगों पे, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है CBI के स्पेशल कोर्ट के द्वारा। और जो स्पेशल CBI जज जो थे सुरेंद्र कुमार यादव, यानी कि इनके द्वारा ये कहा गया कि इसमें कोई भी जो थे जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, तो इन लोगों की जो है वो ऐसी मंशा नहीं थी कि उस बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाए। लोगों के भीड़ के कारण वो लोगों के द्वारा गिराया गया, कोई प्रवोक नहीं किया गया गिराने के लिए, बल्कि उल्टा जो डिमोलिशन जो किया गया उसको बचाने का प्रयास किया गया इन लोगों के द्वारा। लेकिन भीड़ इतनी आक्रामक थी जिन्होंने गिरा दिया ये। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020। ये इंडिया का टॉप साइंस प्राइज है, तो ये सुपर इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसमें 14 साइंटिस्ट को अवार्ड दिया गया है, 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, और हर एक क्षेत्रों में 2 साइंटिस्ट को ये अवार्ड दिया जाता है। और ये साइंटिस्ट जो हैं वो 45 साल से कम के होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस प्राइज़ में जो है एक सिटिशन प्लैक और 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। साथ ही साथ इसमें देख सकते हैं बायोलॉजिकल साइंस में 2 लोगों को दिया गया है, तो यहाँ पे सभी का नाम है। केमिकल साइंसेज में 2 लोगों को दिया गया है, इंजीनियरिंग साइंस में 2 लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके याद रख सकते हैं। किसी का भी नाम पूछा सकता है कि किस क्षेत्र में इन्हें ये अवार्ड दिया गया, या फिर इस क्षेत्र में किन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। एक नाम भी हो सकता है ऑप्शन में, और 2 नाम भी हो सकता है ऑप्शन में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान में रखिएगा। फिर लास्ट न्यूज़ है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल विथ सेवरल इंडिजिनस फीचर। यहाँ पे जितने सारे जो ब्रह्मोस मिसाइल में जो फीचर्स जो थे, जितने सारे इक्विपमेंट जो थे, वो ज़्यादातर जो इंडिजिनस से यानी कि स्वदेशी थे। तो
तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन जो है वो पूरी तरह से स्वदेशी थे, जिसका कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। तो ये वीडियोकांत, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।